अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। यूसीपी टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद अनस। उर्दू अदब के उफ़क़ पर सुहाने मौसम के धनक रंगों की मानिंद चमकने वाले दो रंग साले रवां में हमसे बिछड़ गए। इसे ज़िया मुहियुद्दीन की जुदाई पर ज़ुबान अदब की बेहतरीन इजहार से महरूमी कहिए कि अमजद इस्लाम अमजद के दागे मफ़ारक़त पर उर्दू नज़्म की यतीमी। दोनों ही सूरतों में ये अलमिया अहले ज़बान और बाज़ौक़ लोगों के लिए दिलखराश है। उर्दू ज़ुबान का दामन महकते जज्बात और बेहतरीन इजहार से महरूम होकर जिस बेबसी से अमजद इस्लाम अमजद और ज़िया मुहियुद्दीन को याद किया करेगा, आज उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक ऐसे शायर, अदीब, मुसन्निफ़ जो तवील अरसे से शोबा तदरीस से भी वाबस्ता हैं और मादिल इल्मी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सीनियर लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हैं। मेरी मुराद जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम मोहतशम अहमद हमाद साहब से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मैं गुफ्तगू का आगाज़ ही अमजद इस्लाम अमजद साहब से करना चाहूँगा क्योंकि आपका बड़ा करीबी दोस्त है, बड़ा याराना था आप साहब, बड़े आपने मुशायरे इकट्ठे पढ़ रखे हैं, तो बताइए उनके बारे में कुछ। जी, अमजद साहब का ये जो सानिया इर्तिहाल हुआ है, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अनस के अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हरा भरा भरपूर आदमी, ज़िंदगी और शायरी से भरा हुआ आदमी किस तरह मौत के अपने आप को सुपुर्द कर दिया मौत के। तो लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी और मौत ये इस दुनिया की दो हकीकतें हैं। तो जिसने जो पैदा हुआ है उसने मरना भी है। अमजद साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा अनस। अमजद साहब एक दौर में हम ये कहते थे कि इस वक्त पॉपुलर तरीन आदमी, मशहूर तरीन आदमी अमजद साहब हैं। अमजद साहब जब खुद बड़े हो रहे थे तो उनके गिरदो पेश में फैज़ साहब थे, बड़े आदमी थे। फिर उनके साथ फराज साहब थे, वो मशहूर गज़ल गो आदमी थे, और वो ऐसे शायर थे फराज साहब के लोगों ने अपने बच्चों के नाम उनके नाम पर रखे थे। फिर मुनीर नियाज़ी साहब थे। तो इस दौर में अमजद साहब ने अपना आप नुमायां किया, अपने आप को निखारा, संवारा और अपने आप को मशहूर किया। और ये बड़ी ही गैर मामूली बात है, ये आम बात नहीं है कि आप एक कहकशां का हिस्सा हों और उसमें चमकदार सितारे बन जाएं। ये भी तो हो सकता है कि कहकशां में कहीं बिल्कुल कम रोशनी वाले सितारे जिस पे किसी की नज़र ही नहीं जाती, वो भी तो उसी कहकशां का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये चमकदार तरीन सितारा बन के सामने आए। फिर एक ऐसा वक्त भी आया अनस के जब ये सब आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को प्यारे हो गए। अहमदुद्दीन कासमी साहब भी नहीं रहे, फराज साहब भी नहीं रहे, फैज़ साहब भी नहीं रहे, और नियाज़ी साहब भी नहीं रहे, मुनीर नियाज़ी साहब। तो फिर उस वक्त यानी ये जब तक अमजद साहब का इंतकाल नहीं हुआ, पिछले कम से कम 20 सालों में पाकिस्तान का मशहूर तरीन शायर जो था वो अमजद साहब अमजद ही था। इससे ज़्यादा मशहूर कोई नहीं था। वसी शाह साहब हैं, फरज शाह साहब हैं, उनके और स्केल की पॉपुलैरिटी है। अमजद साहब की पॉपुलैरिटी जो है, उनका एक स्क्रीन का एक करिश्मा था। वो स्क्रीन पे आते थे अच्छे लगते थे, बोलते थे अच्छे लगते थे, शेर पढ़ते थे अच्छे लगते थे, नज़्म गोई करते थे अच्छे लगते थे। तो ये उनका एक है कि वो एक उस दौर में मशहूर हुए, पॉपुलर हुए, जबकि मुश्किल था मशहूर होना। और बात यकीनन उस तरफ जाएगी जब वारिस उन्होंने लिखा तो उसको चीन में चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनके नेशनल हुकअप पे चलाया गया। और जब पाकिस्तान में 18 किस्तों का था, तकरीबन उस दौर में 13 किस्तों की एक सिमाही होती थी, ये तकरीबन 1.5 सिमाही चला। सर यहीं पे मेरा एक सवाल शामिल कीजिएगा कि अमजद इस्लाम अमजद साहब के जो उन्होंने लॉन्ग प्लेज लिख रखे हैं, ड्रामे लिख रखे हैं, इससे हमारी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल ना वाकिफ़ है। और उनका एक भरपूर फिल्म का करियर भी तो है, फिल्म भी लिख रखी है उन्होंने, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। पहली बात तो ये है कि जब कौमों ने अपने हीरोज़ को याद रखना होता है, जिंदा रखना होता है, उनके लिए इदारे बना दिए जाते हैं। जैसे गोएटे इंस्टीट्यूट है, जैसे अल्लामा इकबाल को हम याद रखते हैं, तो इसी तरह ये फैज़ घर है या फैज़ साहब का फेस्टिवल किया जाता है। तो जिस भी स्केल का जो आदमी है, मेरा ख्याल है कि रियासत को चाहिए कि उनके इदारे बनाए उनके नाम पे। अच्छा, उन इदारों में फिर ये तमाम उनके जो काम हैं वो डिस्प्ले के लिए मौजूद हों, एक बात। दूसरी बात ये कि इस वक्त इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, खुद रियासत का चैनल जो है वो कितने हैं, पीटीवी के कितने चैनल्स हैं। तो पीटीवी को चाहिए कि एक पीटीवी गोल्ड की तरह, जैसे पीटीवी गोल्ड है, इस नाम से एक डेडिकेटेड चैनल हो जिस पे जो बेहतरीन ज़माने के उस दौर के जो बेहतरीन ड्रामे थे, अपना गोल्डन इरा के जो ड्रामे थे, वो लाजमी दिखाया करें। उसमें फिर अमजद साहब की बारी भी आएगी, शौकत सदीकी की बारी भी आएगी, असगर नदीम सैयद की बारी भी आएगी, और भी बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी बारी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक चैनल होना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि बिल्कुल अमजद साहब ने बड़े बड़े शानदार काम किए स्क्रीन के लिए। वो एक क्राफ्ट्समैन थे इस मामले में, और शानदार क्राफ्ट्समैन थे। मैंने जीसी में उनको बुलाया
फिल्म के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि मैं फिल्म पढ़ाता था जी। और अभी भी पढ़ाता हूँ, आप भी मेरे जी, फिल्म जी, के स्टूडेंट हैं। इसीलिए मैंने ये फिल्म वाला जो सवाल है बिल्कुल लाजमी तौर पे शामिल किया कि उन्होंने बड़ा भरपूर ये उनका ये भी करियर है और बिल्कुल हम ना वाकिफ हैं उससे बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान से बाहर इसी कैपेसिटी में जाया करते थे। आपको हैरत होगी ये सुन के कि उन्होंने जो पंजाबी फिल्म लिखी हक महर, बाबरा शरीफ उसमें थी, तो हक महर का चरबा किया गया भारत में, अच्छा। और सनम बेवफा के नाम से, और वो सलमान खान की सुपरहिट फिल्म है। अच्छा। हाँ जी, तो आप अंदाजा करें कि शायद कम ही लोगों को पता होगा कि आज के सल्लू भाई जो है सलमान खान, हाँ जी। जो द ग्रेट खान है, तीन ही खान बड़े हैं ना भारत के, हाँ जी। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। तो एक ऐसी फिल्म जिसमें सलमान खान कास्ट स्टार हो, कास्ट किया गया हो उसे, वो बेस कर रही हो उस कहानी पर जो अमजद इस्लाम अमजद ने लिखी है, तो आपको सुन के कैसा लगेगा? तो पाकिस्तानी फख्र होगा। बिल्कुल फख्र की बात। तो ये उनका है। इसके अलावा पाकिस्तान में उन्होंने वो लिख रखे चोरों की बारात, एक मुझे याद है, वो बड़ी अच्छी फिल्म थी। इसके अलावा एक फिल्म थी जो शहजाद रफीक साहब ने डायरेक्ट की। तो अमजद साहब ने काम किया, लेकिन उनके सारे कामों पर उनकी शायरी गालिब आ गई है। और शायरी के मामला ये है कि मैं एक दफ़ा, मेरी जो पहली किताब छपी, तो मेरा और पब्लिशर उनका एक ही था, और पब्लिशर हमारे बड़े क्वालिटी कॉन्शियस थे, 2-4 लोगों को इशाया करते थे। वो प्रवीण आपा की किताबें छापी उन्होंने, खुशबू वगैरह छापी उन्होंने। इस तरह अमजद साहब की किताबें शाया की और मेरी किताबें शाया की, और मुझे कहते थे कि अमल भाई आपको अमजद भाई से मिलवाना है। तो मेरी मुलाकात हो गई वहाँ। तो मैंने कहा कि सर आपको देख के हमें हिम्मत हुई कि हम नज्म कहें, आज़ाद नज्म, वरना तो गजल है, और मुशायरे में अगर गजल ना सुनाई आपने तो इसका मतलब अगले मुशायरे में आपने बुलाया ही नहीं, किसी ने बुलाया दाद नहीं मिलनी आपको। और सर मैं यहीं पे आपने उनकी बात की किताब, आपके साथ तो उनकी बड़ी एक मुतहर्रिक ज़िंदगी थी, आपने उनके साथ बड़े मुशायरे पढ़ रखे हैं, और आपकी जो किताबों की जो रूनुमाई थी वो भी उन पे आप सबके साथ मौजूद होते थे। जी 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 बिल्कुल। दरअसल आप ये समझ लें कि जब मैं टीन एज में था, या जब मैंने पहली बार शायरी से मेरी आशनाई हुई, तो 2 लोग थे मशहूर उस वक्त, एक अमजद इस्लाम अमजद थे और एक फरत अब्बास शाह थे। मोहसिन नकवी, परवीन आपा वगैरह थे, लेकिन ये जरा से पुराने आप समझ। तो अमजद साहब करिश्मा था, तो मेरी बड़ी बहन थी, उन्होंने अमजद साहब की सारी किताबें मुझे गिफ्ट की मेरी सालगिरह पे। मैं टीनेजर था उस वक्त, तो मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी नज़में मुझे जुबानी याद, इतनी बड़ी इन दुनियाओं में, अपने नाम की तख्ती वाली, एक इमारत हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। तो पूरी नज़में याद थी। अमजद साहब उधर से बाद में ऐसा मौका है कि अमजद साहब मुशायरे में सुनाते थे और हम साथ साथ अगला मिसरा पढ़ रहे होते थे। वो देख रहे होते थे हैरत से कि ये तो हाफिज है मेरे कलाम का। तो अमजद साहब के साथ उस वक्त ये था। लेकिन जब पहली किताब छपी तो अमजद साहब से मेरा मुकालमा हुआ। मैंने कहा सर आपको देख के हमने ना आज़ाद नज़म कहनी शुरू की है। तो उन्होंने फिर बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जब बरज़ख मैंने छापनी थी और रोमानवी आज़ाद नज़म छापनी थी, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि गज़ल का चलन है, आपकी ये किताब पिट जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने उस वक्त ये दलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया और पहली किताब जो है मेरी वो आज़ाद नज़मों पर मुश्तमिल है। और कैसी अच्छी आज़ाद नज़में हैं कि क्या बात है, एक से एक बढ़ के आज़ाद नज़म है। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, मुख्तसर भी, तवील भी। फिर उन्होंने मंजूम ड्रामे भी लिखे। मजीद अमजद की शब रफ्ता जैसी याद ताज़ा हो जाती है। जी जी, मजीद साहब जरा और लेवल के फिलोसॉफिकल अंदाज था उनका। ये थे रोमांटिक। सहेलियों को लिए वो जब कॉलेज के सीढ़ियों से उतरती तो ऐसे लगता है कि जैसे दिल में उतर रही हो। कुछ इस तरह के जो है ना वो उनका था। टीनेजर को बड़ी अच्छी लगती थी ये कॉलेज। इन पर इल्ज़ाम भी था कि परवीन आपा के बाद ये भी कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के बच्चों के शायर हैं, ये मैच्योर शायर नहीं। मैंने पहली दफ़ा इन्हें ना भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में सुना था और बहुत ही मज़ा आया था। बड़ा क्राउड को अपने साथ अटैच कर लेते। ऐसे ही है। ये मैंने अर्ज़ किया ना कि पिछले 20 सालों में पॉपुलर मोस्ट अगर कोई शायर था सीनियर्स में तो वो यही थे, ये एक ही थे। अब वो नहीं रहे तो ऐसे कि जैसे क्षमा बुझ जाए तो रोशनी बहुत कम हो जाती है। तो वाकई अब ये है कि सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉकर हैं मौजूद शायरी में। आपको टिकटॉकर मिलेंगे, आपको सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट करते हुए मिलेंगे, लेकिन संजीदा काम करके उसकी बुनियाद पे शोहरत हासिल करने वाला अमजद ही था जो चला गया। तो बहरहाल ये उनके, मैंने दूसरी किताब जो थी तेरे ख्याल का चांद, उसके लिए उसकी तकरीबन रूनुमाई में अमजद साहब मेहमान खुसूसी थे और खुशी रिजवी साहब जो थे वो सदर थे। तो मेरा उनके साथ एक बड़ा गहरा और बड़ा तवील ताल्लुक है। उनके घर मेरा आना जाना था और उनके साथ गुफ्तगू रहती थी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, यही कि नसरी नज़म सर लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि उर्दू में फितरी गनायत है, नेचुरल म्यूजिक। तो आप नसरी नज़म में जाके इस फितरी जो तोहफा है इससे महरूम क्यों होते हैं? ये अंग्रेजों को करने दें जो कर रहे हैं, आप अपना काम करें और पाबंद नज़म कहें। आपने कश्मीर के साथ उनमें जो एक मुशायरा पढ़ा था वो ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। वो बड़ी मज़े की, आप ऑफेयर बता रहे थे, बड़ी मज़े की स्टोरी। जी जी,
अहमद अताउल्लाह साहब वहाँ पे ना वो हैं सरकारी ऑफिसर हैं, तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, रावियन हैं। और एक दफ़ा मैंने अहमद अताउल्लाह साहब को मुशायरे में वहाँ पे बुलाया, तो लोगों ने खड़े होकर दाद दी। जब वो पढ़ के गए तो वंस मोर की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अहमद साहब को दोबारा बुलाया गया। अहमद साहब के साथ मेरा याराना उस वक्त हो गया। उसके बाद फिर मैंने 2-3 दफ़ा उनको कश्मीर से पाकिस्तान बुलाया, अहमद अताउल्लाह को, कि आपने आना है और मुशायरा पढ़ना है। बड़ा अच्छा मुशायरा, वो बड़ी अच्छी शायरी करने ये वाला। आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है? ये आज़ाद कश्मीर की, जी हाँ। अच्छा, जब वो कश्मीर गए तो मुझे कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान से तुम्हें बुलाना है, अब्बास ताबिश को, अमजद इस्लाम अमजद को, और शकील जाज़ब, वो भी CSP ऑफिसर हैं और शायर भी हैं। तो हम वहाँ पे गए और आप यकीन करें कि हम लोगों ने, पाकिस्तान से यही 4 लोग थे। तो अमजद साहब हमारे जो सबसे सीनियर आदमी और वो चमकदार सितारा और वो मेरे महफिल थे, मेरे मुशायरा थे। तो जब दाद तो खैर हम सबको बड़ी मिल रही थी, लेकिन अमजद साहब जब आए तो लोग सीटों पे खड़े हो गए और आगे आके जैसे जोशो वल्वले से इतनी जोर से शोर मचाते थे, खुश होकर तालियां बजाते थे, दाद देते थे कि अमजद साहब को कहना पड़ा कि बेटा मेरा शेर तो मुकम्मल हो रहे तो तुम पहले शुरू हो जाते हो। सर, अमजद साहब के तर्जमे भी हैं। अमजद साहब ने अभी हाल ही में जो तुर्की में जाके तैयब अर्दगान से जो अवार्ड जीत रहे हैं लिटरेरी का, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी हाँ, ये देखिए हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। मैं इन दिनों तुर्की जो नावल है उन पे उनका मुताला भी कर रहा हूँ, कुछ तहकीक भी कर रहा हूँ। तो मैं हमारे रीडिंग सर्कल्स में आप हर हफ्ते कोई ना कोई नावल आ रहा है, आप लेके आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो टर्किश लिटरेचर से मैं आशना नहीं था, सिवाय मौलाना रूम के उस जो जदीद है उनसे आशना नहीं था। इस दफ़ा आपने अलिफ शफ़क़ का भी किया? जी, अलिफ शफ़क़ का किया, फिर माय नेम इज़ रेड का हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। तो वो मैंने देखा कि टर्किश लोग अदब में बहुत आला, बहुत आगे। जितना बड़ा अदब मगरिब पैदा कर रहा है, उसी स्केल का अदब इस वक्त टर्की भी पैदा कर रहा है। और ओरहान पामोक एक जिन है, इसी तरह यशाल है, इसी तरह यलिफ ने तो एक पॉपुलर जो है ना वो चीज़ दी है हमें। तो ऐसे लोग जो कि लिटरेचर के बारे में बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है, वहाँ से एक अवार्ड जीतना ये मामूली बात नहीं है ना, ये गैर मामूली बात है। और मुझे खुशी है कि अमजद साहब पाकिस्तान के वो फर्जंद थे, तो तुर्की ने उनको अपना अवार्ड दिया, अपना सरकारी जो बड़ा अवार्ड होता है लिटरेचर का, वो उनको उससे नवाजा। और ये हम लोगों ने फिर उनको बड़ी मुबारकबाद दी। डॉक्टर खलील तोकर यहाँ होते हैं पाकिस्तान में टर्की से। इसके अलावा वो हैं आरजू सूरन हैं, ताहिर गुनेश हैं, ये सब हमारे दोस्त हैं। तो ये सब भी फ़ख्र महसूस करते थे, वो हैं टर्किश सारे, लेकिन फ़ख्र महसूस करते थे कि वो पाकिस्तान के साथ रिलेटेड हैं और अमजद साहब को ये अवार्ड दिया गया है। दूसरा, आपने तर्जमे के हवाले से इनका पूछा, बिल्कुल तर्जुमे इन्होंने किए जदीद अरबी शायरी के। अच्छा। जदीद अरबी शायरी इनको मिली कहीं से। मोहम्मद काजिम बड़े शानदार आदमी थे। कहते हैं कि एक ज़माना था पाकिस्तान में अरबी के 2 ही बड़े आलम थे, एक मोहम्मद काजिम थे और एक डॉक्टर खुर्शीद रिजवी थे। तो मोहम्मद काजिम साहब जो हैं वो कदीम अरबी के उस्ताद समझ लें आप, उन्होंने बहुत अच्छे तर्जुम किए। अमजद साहब ने कदीम और जदीद अरबी जो है वो उनसे बात की, तो जदीद अरबी जिसमें उर्दन, शाम, इराक, मिस्र, यहाँ के शुअराए कराम जो है। सर मेरा एक सवाल यहाँ पे, पंजाबी अमजद इस्लाम अमजद साहब को बहुत अच्छी आती थी। जी जी, खुद भी पंजाबी थे? बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू आपका खासा है, शायरी उर्दू में आप अदीब भी हैं, शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुसन्निफ भी हैं और न जाने क्या क्या। फिर उसके अलावा अरबी भी आप बता रही हैं, मेरे लिए बिल्कुल एक नई बात है कि वो अरबी के तर्जमे भी वो कर रहे हैं। जी, मोहम्मद काजिम साहब से उन्होंने नसरी तर्जमा करवा लिया था। अच्छा। उसके बाद उस नसर को नज़्म में ढाला ही अमजद साहब ने, इनका कमाल है। और ऐसी अच्छी वो तर्जुमा है, ऐसी अच्छी नज़में हैं कि लगता है कि अमजद साहब की अपनी नज़में हैं, बजाय इसके कि हमें बेरस नज़में पढ़ने को मिलती जो कि आमतौर पे लोग नसरी तर्जुमा ही कर लेते हैं। इन्होंने मंजूम किया, वो अक्स के नाम से उन्होंने शाया किया। तो ये देखें ना, ये कई जहतें हैं। इसी तरह चश्मे तमाशा के उन्वान से ये कॉलम लिखते रहे। वही मैं कह रहा हूँ, सहाफ़ी भी हैं साथ साथ। जी जी, और एक्सप्रेस में इनका जो कॉलम आता है चश्मे तमाशा के नाम से। जी बिल्कुल, और बड़ा ही अच्छा। और एक आप पढ़ना शुरू करते थे तो ऐसा रसीला कॉलम के पढ़ते चले जाते थे, आप कहते थे अच्छा अगला फिक्रा, अगला फिक्रा, अगला फिक्रा। आपकी तबीयत में भारीपन पैदा नहीं करता था उनका कॉलम। और ये देखें ना, इसके अलावा इन्होंने जो अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया हुआ, जैसे उर्दू साइंस बोर्ड में ये थे, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में थे, तो जहाँ भी गए दास्तान छोड़ाए हबीब जालिब वाली बात। तो ये है अमजद साहब का, मतलब मुख्तसर सी वक्त में सारा अहाता करना नामुमकिन है। मैं उनके मंजूम ड्रामों का फ़ैन हूँ। बंदा लोगों को कम पता है कि मंजूम ड्रामा कहाँ पे। तो गालिबन ये किताब थी फिशार, जिसके आखिर पे उन्होंने एक ड्रामा लिखा जो उनका अपना यानी तबाजाद था और वो मंजूम था। ड्रामे तो वैसे लिखते थे, रात है और समंदर है
और फशार है, और कैसे अच्छे अच्छे ड्रामे थे। फिशार में मुझे याद है सुहेल अहमद साहब ने काम किया था और वो बड़ा आइकॉनिक था, बिल्कुल। बहुत वो उनका क्लेम टू फेम बना था वो। एग्जैक्टली और इनके बड़े 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 डायलॉग हैं जो ज़ुबान ज़द आम हो जाते थे। फिर इनके कैरेक्टर्स हैं जो आरफा सिद्दीकी वगैरह का जो मक्खी गालिबन कैरेक्टर था, ज़ुबान ज़द आम हो जाते थे। और इनकार इन्होंने जो बड़ा सीरियल एक किया था जो ड्रग्स के खिलाफ था, सवेरा नदीम थी उसमें, तो बड़ा काम किया अमजद साहब ने, सुभान अल्लाह। बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी, भरपूर जिंदगी, बड़ी भरपूर, मुतहर्रिक, और आखिरी दिनों तक वो कमिटेड थे अपने काम से लेके। वो तो फिर बस सही फरमा रहे हैं आप। बल्कि मुझे याद आया कि एक दिन मैं कोई ऐसा मुशायरा नहीं होता था जब यूनिवर्सिटियों में, मेरी ड्यूटी होती थी कि अमजद साहब को आपने बुलाना है, क्योंकि मुझे बेटा कहते थे वो, तो मैं एक फ़ोन करता था और वो तशरीफ़ ले आते थे, और कभी नहीं पूछते थे कि इसका एजाज़िया, मुझसे कभी नहीं पूछा उन्होंने इसका एजाज़िया यानी ऑनरेरियम कितना मिलेगा। तो जितना भी होता था मैं कहता था सर ये है, तो आराम से ले लेते थे। अच्छा, एक दिन जब आए ये लास्ट टाइम, तो मैंने वो ना बड़े जोर से सांस खींच के सांस ले रहे थे, तो मैंने कहा सर तबीयत ठीक है आपकी? कहते हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे हैरत हो रही थी कि तबीयत ख़राब थी उनकी, उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया, मेरे पूछने के बावजूद नहीं बताया। और तवील नशिस्त यानी मुशायरा अनस कोई जो साहिब सदर बैठा होता है उस बेचारे पे तो जुल्म हो रहा होता है, जो उसने सब के आखिर पे पढ़ना है, जब ऑडियंस भी थक जाती है, जब हर अच्छा बुरा शायर भी भुग जाता है, आखिर पे 30% या 10% बाज़-औक़ात लोग रह जाते हैं, उनको सुनाना होता है। तो ये उनका देखें कि सेहत का ये आलम, माशाल्लाह 79 उनकी एज थी जब वो इस दुनिया से उन्होंने कूच किया है। तो पूरी रात बैठ के मुशायरे में जनाब वो सुनते थे, सुनाते थे। तो ये हैरत अंगेज़ है। देखें इस सेंस में भी मुतहर्रिक हैं, यानी ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे मुतहर्रिक है। सर ज़िया मुहियुद्दीन साहब, जी आज उन पर भी हमने बात करनी है। आप एक बेहतरीन सदाकार, अदाकार, हिदायतकार, और वो भी ना जाने क्या क्या, उनके क्रेडिट पे भी लातादाद चीज़ें हैं। वो अपने अंदर एक दबिस्तान थे। बिल्कुल। और उनका जो सबसे पहले ज़िया मुहियुद्दीन शो आया, फिर उसके बाद उन्होंने 80s में 90s में हॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया। उसमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया है, इमैक्युलेट कंसेप्शन है, और बहुत कुछ है। उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। जी बिल्कुल। ज़िया साहब एक फ़र्द नहीं है, एक अहद हैं और एक इदारा है। और ये एक वो रूटीन की या क्लीशे बात नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। ज़िया साहब अपने साथ अपना एक पूरा ज़माना लेके चले। उन्होंने, वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात किसी एक ख़ास स्टाइल का बंदा मुजिद भी खुद होता है, ख़ातिम भी खुद होता है। तो ये मुजिद थे एक ऐसी सदाकारी की, जैसे हम ऑफेयर भी बात कर रहे थे कि इनकी आवाज़ में वो फितरी खरोज, वो गरज, वो चीज़ नहीं थी, लेकिन इन्होंने इंतसाब करके, मेहनत करके, अपने लबो लहजे को शार्प करके उर्दू को, जो उर्दू की अदायगी है उसका हक अदा किया, अंग्रेजी की अदायगी उसका हक अदा किया। शेक्सपियर को पढ़ते थे तो लगता था कि जैसे वाकई कोई अंग्रेज फनकार है और शेक्सपियर के दौर में खड़ा है। शेक्सपियर के दौर की अंग्रेजी जो देखे ना हम, अब फौरन नहीं समझ सकते, अंग्रेजी तब्दील हो गई पिछले 400-450 साल में। तो ज़िया साहब ने उस अंग्रेजी पे मास्टर किया, उस लबो लहजे पे मास्टर किया, और खड़े होकर जब सुनाते थे तो सुभान अल्लाह, अशश करो बंदा ऐसा उधर पहुंच जाता था कि लगता था कि ये वाकई 3 विचेस बातें कर रही हैं, और ये इस तरह हैमलेट के साथ ये हो रहा है, एंड सो फोर्थ। तो ये बात है, उनका ये कमाल है। फितरी तौर पे उनके पास आवाज़ ना होने के बावजूद, आज ये सऊद उस्मानी ने अपने कॉलम में जिक्र किया, तो मैंने कहा कि हाँ ये वाकई बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा ये कि उन्होंने वाकईतन तलफ़्फ़ुज़ पे बहुत मेहनत की, अपने तलफ़्फ़ुज़ पे, और उनको पता था कि मुझे अब लोग फॉलो करते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होना चाहिए। अच्छा, शायरी पढ़ने के लिए आपको वो जो, जैसे वो कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के मौज़ूनी तबा बड़ा ज़रूरी है, आपकी तबा भी मौजूद थी, और वो बड़ी अच्छी शायरी जो है ना, अच्छे लहान के साथ और अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ और अच्छे लबो लहजे के साथ पढ़ते थे। तहतुल लफ्ज़ में पाकिस्तान जब से बना है, अगर कोई उस्ताद है तहतुल लफ्ज़ में शायरी पढ़ने का, तो वो ज़िया साहब। बिल्कुल, क्योंकि उनकी एक जादुई आवाज़ में एक सोज था, साज था, मौसीक़ियत थी, गुदाज था। बिल्कुल। और उनको वो जब पढ़ते थे तो उनकी रेसिटेशंस को अगर हम अब भी सुनते हैं तो ऐसा नहीं लगता था पढ़ रहे, वैसा लगता था परफॉर्म कर रहे हैं, और वो चीज़ें आप में उतर रही हैं। बिल्कुल। शायरी में हम लिख देते हैं, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही ये। लेकिन ये जो लाइनें हैं, ये बज़ाहिर शायरी तो जिंदा है, लेकिन सफ़ाए किरतास में मुर्दा पड़ी है। इसको उठाते थे ज़िया साहब, बिल्कुल आदमी से डरते हो, ऐसे जिंदा कर देते थे उसको। आपसे सवाल कर रहे हैं, आपसे इस्तिफ़ाम कर रहे हैं, और मिसरे को उठा देते थे। जहाँ पे लहजा गिराना है या उदास होना है, वहाँ पे उदास हो जाते थे, उसके बाद भी उठाते थे। हसन कुज़ागर, क्या अच्छा पढ़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बल्कि बिल्कुल। तो ये बात है। ज़िया साहब के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमने अमजद साहब की बात की, अमजद साहब एक तख्लीकी आदमी थे, क्रिएटिव आदमी थे। जी हाँ,
और उन्होंने तख्लीकात की, हमारे सामने तख्लीकात रखी। तो वो तख्लीकार जो होता है वो तिलमिजुर रहमान होता है। ये जो थे ये स्किल्ड आदमी थे, सदाकार थे, इन्होंने बाकी जो अदाकारी वगैरह भी की और बाकी जो काम किया, होस्टिंग की, बड़ी शानदार होस्टिंग की। अभी हम ऑफ एयर ये भी बात कर रहे थे तो ट्रेंड सेट कर दिया, लोगों का एक ऐसा मयार सेट कर दिया। यानी प्रोड्यूसर्स ये तकाजा करते थे कि अगर आप ज़िया मोइनुद्दीन के स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे तो आप नहीं पहुंचे, आपने कोई परफॉर्म नहीं किया। हमने पीटीवी से एक शो शुरू किया 2011-12 में, तो वो कहीं फैन था प्रोड्यूसर हमारा ज़िया मोइनुद्दीन साहब का, बात बात में ज़िया साहब के हवाले दे कि इंज करते फिर गल बनेगी, इंज करते फिर गल। हमने कहा कि अपने लाशऊर से ज़िया साहब को निकाल दें, हम लाहौर में पंजाब में बैठे हुए हैं, हमारा लबो लहजा वैसा नहीं हो सकता, हम पंजाबी अमेज उर्दू बोलते हैं, लेकिन ज़िया साहब ने ऐसा मयार सेट किया हुआ था कि पूरी एक जनरेशन को उन्होंने मुतासर किया। और ज़िया मोइनुद्दीन शो की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने देखा ज़ैड बुखारी वगैरह और इन सबको जैसे उन्होंने इंटरव्यूज़ करने का, उनका बड़ा एक यूनिक और अछूता अंदाज था। और स्टैंड अप कॉमेडी में खालिद अब्बास डार साहब जिन्होंने यहाँ लाहौर में आके फिर अपना नाम बनवाया, वो अपने करियर का आगाज वहां से कर रहे हैं उनके शो में। बिल्कुल। और इसके अलावा देखें वेल ड्रेस्ड आदमी, हर वक्त खूबसूरत पैंट कोट में, और जो फैशन है उस दौर का वो वाला। एक अलबत्ता ये जरूर हुआ अनस के जब दोबारा से ज़िया साहब का शो शुरू किया गया तो मेरा ख्याल है वो चूक हो गई शुरू करने वाले से, जब ये कुछ साल पहले ना, गालिबन 15-16 साल पहले दोबारा इनका ना कलर टेलीविजन आ चुका था, सेटेलाइट टेलीविजन का आगाज हो चुका था, तो उस दौर में फिर वो उस तरह से क्लिक नहीं कर सका। जाहिर है जनरेशन बदल गई, लोगों ने उनको किसी और अंदाज में देखा हुआ था। अली इजाज साहब एक दफ़ा बड़े मशहूर कॉमेडियन थे, वो एक दफ़ा मुझे टेलीविजन चैनल पे मिले, हम उनके ख्वाजा इंसान से वो जो थे फैन थे। मैंने बचपने में देखा हुआ ख्वाजा इंसान कासमी साहब का जो लिखा हुआ था, तो जवाद लुबड़ और उसका जो बेटा था, तो ख्वाजा साहब का, अच्छा बैठे हुए थे ऑफ एयर, तो मैंने प्रोड्यूसर साहब से पूछा, मैंने कहा कि इनको भी कोई प्रोग्राम दें, अजीम फनकार हैं। तो कहते हैं कि नहीं, इस वक्त उनकी ना याददाश्त थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा। कहते हैं इस वक्त मैं अगर इनको स्क्रीन पे लेके आया तो इनका जो पुराना ग्रैंड इमेज है वो जाया हो जाएगा। ज़िया साहब का दोबारा शो शुरू नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल में, जब कलर टीवी आ गया। देखिए ना, आज भी हम उनके ब्लैक एंड व्हाइट दौर के ज़िया मोइनुद्दीन शो की बात कर रहे हैं, कलर का तो शायद लोगों को कम पता हो। तो ये है वो नुकसान जो कि किसी प्रोड्यूसर ने उनको शायद बातों में लगा गई या खुद उनके दिल में आया हो कि यार मैं कर दूं, तो वो मुनासिब नहीं था। लेकिन बहरहाल जैसे आपने फरमाया कि उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, ये गैर मामूली बात है। हम चौंक जाते हैं जब सुनते हैं अच्छा ओमपुरी वहां पे, अच्छा दीपिका पादुकोण वहां पे, तो ये देखें हमारे ज़िया साहब भी वहां पे गए। इसके अलावा थिएटर का उनका जो तजुर्बा है और थिएटर की जो डायरेक्शंस हैं और उनका जो वो है सेंस है, पूरा विजन है, वो बड़ा बाकमाल है। और आप जैसे नौजवानों को सदाकारी के मामले में भी वो दबिस्तान है आपके लिए, उनको आपको सीखना चाहिए, और थिएट्रिक्स के लिए के मामले में भी आप। और ज़िया मोइनुद्दीन थिएटर जो अब भी बड़ा चल रहा है, उसमें रेगुलर शोज हो रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने वहाँ पे अपना एक शेक्सपियर का ही एक तर्जुमा करवाया किसी से, और फिर उसको वहाँ पे वो बड़ा अच्छा रहा है वो शो। देखे ना, वो पढ़े लिखे आदमी थे। द न्यूज़ पे उनका जो कॉलम होता था, हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी उनका कॉलम पढ़ने के लिए। इतनी अच्छी अंग्रेजी, इतनी अच्छी अंग्रेजी और शानदार अंग्रेजी, बोलना भी लिखना भी। आज हम अगर देखते हैं हमारे आज के जो स्टार्स हैं, कोई एक बंदा काम कर रहा है तो पूरे पाकिस्तान में शोर लग जाता है कि फलां बंदा हॉलीवुड में जाके इत्तू सा काम कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनका तो एक बड़ा दौर गुजरा है जिससे बिल्कुल हमें पता ही नहीं उस चीज़ का। उसकी शायद वजह यह है कि जिस तरह कहते हैं ना कि कोई वंडर वजूद में आ जाए, कोई अजीब बात, वो वाला नहीं हुआ। वो एक लो की में रहे हॉलीवुड में जाके। लेकिन हमें इस बात पे भी खुश होना चाहिए कि चले पाकिस्तान की तरफ से पार्टिसिपेशन थी। मैं ये करना चाह रहा था कि अंग्रेजी उन्होंने बाकायदा घोट के पी हुई थी, उर्दू भी पी हुई थी, फारसी भी पी हुई थी। जी ऑफ कोर्स, उर्दू जब आप उसके साथ मुंसलिक है तो अरबी फासली के बगैर बनती नहीं है, बादा सागर कहे बगैर। तो अंग्रेजी में उनका फ़ायदा उनको ये हुआ शेक्सपियर वगैरह को पढ़ने की वजह से, उनकी शख्सियत में एक फेदर इन द क्राउन आप कहने कि वो ये लगा कि जैसे शेक्सपियर अपना फिर थिएटर कंपनी और वो पूरा वो काम किया, इसी तरह बड़े लोगों ने चेखोव वगैरह भी इस तरफ आए। तो जो बंदा थिएटर कर रहा है, लिख रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि वो अपनी कंपनी एक बनाता है, अपना इदारा बनाता है, अपना थिएटर बनाता है। जी हाँ। तो फिर उन्होंने एक वो जो नापा तो खैर सरकारी इदारा है, उसका उनके वो जो सरबराह के तौर पे उन्होंने बड़ा काम किया, बड़ा शानदार काम किया। लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने थिएटर, जैसे अपना ज़िया मोइनुद्दीन थिएटर है, तो वो शेक्सपियरियन जो एक लेगेसी है उसको लेके चल रहे हैं, हर हवाले से लेके चल रहे हैं। और सर उनकी जो रेसिटेशंस हैं, जिसमें इकबालियात है, जिसमें उनका साकी नामा है, शिकवा है, जवाब शिकवा है, जिब्रील व इब्लीस है। आज किसी ने भी साकी नामा या इकबाल को कुछ भी पढ़ना है तो हम खाली इंटरनेट पे जाते हैं,
जवाब शिकवा खोलते हैं, साथ उनकी वो जो रेसिटेशन है वो चला लेते हैं और वो इतनी खूबसूरत है, वो बहुत ही अच्छी है। और फिर उन्होंने नून मीम राशिद को पढ़ा, फैज़ को पढ़ा, उन्होंने मीर अनीस को पढ़ा और सबको बहुत ही अच्छा पढ़ा मेरा ख्याल है। जी हाँ बिल्कुल। वो आप समझ लें कि सरापा एक स्किल ही कहूँगा मैं, वो महारत माहिर आदमी थे, आर्टिस्ट, मतलब वो आप करें कि कह लें कि आर्ट करने वाले आदमी थे, तख्लीककार नहीं थे एज सच। अलबत्ता ये स्किलफुल थे, बहुत जल्दी लर्न करने वाले थे, बहुत जल्दी लर्न करने वाले थे। उन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत की और मेरा ख्याल है कि हमारे लिए सीखने की चीज़ यही है कि जैसे आपको ऑड जॉब बाज़-औक़ात करनी पड़ जाती है। अब वो कहते हैं, अनवर सज्जाद साहब, डॉक्टर अनवर सज्जाद कहते हैं कि मैं बुनियादी तौर पे तो फनकार था, लेकिन वालिदा ने कहा कि जनाब आपने MBBS करना है। तो जब मेरे गले में ये ढोल डाल ही दिया गया तो मैंने कहा कि जब बजाना ही है तो क्यों ना सुर में बजाएं। तो ज़िया मुहिउद्दीन साहब का यही कमाल था कि वो जिस भी काम में जाते थे फिर कमा हक को हु जो होता है ना उसका वो करते थे, परफॉर्म करते थे उसमें। दोनों ने अपनी बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी। मैं समझता हूँ अनस कि आपको ज़िया साहब की जगह लेनी चाहिए। आप में बहुत टैलेंट है। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने देखा है और UCP TV पे जब भी मैं आता हूँ, एक तो यहाँ के जो वो सहूलियात हैं देख के जी खुश हो जाता है, ये ग्रीन स्क्रीन, क्रोमा वगैरह ये सब। इसके अलावा आप जैसे जो होनहार जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी हैं। बहुत शुक्रिया सर, और अपने आप को फोकस कर रहे हैं और ज़िया साहब की जगह लें। इंशाल्लाह सर, हम रेजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बेहतरीन वगैरह वगैरह। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। इन दोनों साहिबान ने अपनी अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजारी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज आपने ज़िया मुहिउद्दीन और अमजद इस्लाम अमजद के ज़िंदगी के खुफिया गोशों के बारे में आशनाई हासिल की। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।